नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का, अपने परिवार का और अपने शरीर का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको क्लास 12th हिस्ट्री का न्यू कोर्स का, या फिर मैंने आप कहूँ तो सिलेबस जब मैंने आपको बताया था क्लास 12th हिस्ट्री का, तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हम इस क्लास 12th का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसका एक प्रॉपर न्यू कोर्स शुरू करेंगे। तो आज से जो हमारा ये न्यू कोर्स है वो शुरू होने वाला है, या यूं आप कह सकते हो कि आज से जो हमारा ये न्यू कोर्स है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा न्यू कोर्स है जो कि किसके लिए शुरू हो चुका है, तो आप कहोगे क्लास 12th हिस्ट्री के लिए न्यू कोर्स शुरू हो चुका है। और हम इस न्यू कोर्स को पूरा अंतिम तक करेंगे और मैं आपको हर चीज़ बारीकी से बताऊंगा। जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंट मन के तथा अस्थियां, और जो आपका आखिरी अध्याय है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत। तो ये टोटल 12 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो आपका सिलेबस होगा आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा और हर चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। और क्या कहते हैं कि जो हमारे 12 चैप्टर है और इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मैप आएगा, तो ये सभी मैं आपको कराऊंगा। और जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो उस समय मैं आपको ये तीनों बुक के, जो आपकी तीनों बुक है, पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, तो इन तीनों बुक के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैप के जो भी हैं, सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। किसमें? तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। तो आप जाकर इसको सीधा सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई वैसा कुछ है नहीं। आप सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा हमारा यही होगा, या आपका भी फ़ायदा यही होगा कि जो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले मतलब यानी जब मैं वीडियो डालूंगा, अब देखो कोर्स किसके लिए? कोर्स तो आपके लिए ही है। तो अगर मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो मैं तो नहीं देखूंगा, आप ही देखोगे। तो जो वीडियो मैं डालूंगा वो किसके लिए होगा? वो आपके लिए होगा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इससे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? आप ही सोचो। अगर मैं वीडियो डालूं और उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाए, इसका मतलब क्या है कि आपको एक खजाना मिल चुका है। तो आपको कहता हूं आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका फायदा होगा। तो आज से हम अपना न्यू कोर्स शुरू करते हैं, आगे जाते हैं। देखो, जो हमारा पहला बुक है उसका नाम क्या है, उसको पहले ध्यान से पढ़ लो, उसका फोटो देख लो। ठीक है, देखो कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, मैं आपको इस इतिहास का जो बुक है इसको बिल्कुल शुरू से शुरू शुरू एकदम बहुत ही शुरू से बताऊंगा आपको। ठीक है, इस बुक का अर्थ बताऊंगा, फिर चैप्टर का अर्थ बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका नाम क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। विषय का मतलब क्या होता है? शीर्षक, टॉपिक, अध्याय, लेसन, यूनिट, है ना। यानी विषय का मतलब है ऐसा कोई चीज जो विषय के रूप में दिखे। तो भारत का जो भी इतिहास है वो हमें एक विषय के रूप में देखने को इस बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इस बुक को जरा गौर से देखो, इसमें क्या है। इसमें आगे एक टाइगर जैसा कोई फोटो है, देख रहे हो, और इसमें बीच में कुछ चक्र सा बना हुआ है, गोल गोल सा, गोल गोल सा। तो ये चक्र और ये जो टाइगर जैसा दिख रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये हमारे प्राचीन इतिहास को दर्शाता है जो कि भारत के अंदर है। ये जो हमारा तीनों पुस्तक है वो पूरा का पूरा भारत के इतिहास को बताएगा, और तीनों पुस्तक जो है अलग अलग कैटेगरी के इतिहास को बताएगा। जैसे जो हमारा पहला पुस्तक है वो हमारे भारत के अंदर जो प्राचीन इतिहास है, आज से 1 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, ऐसे आप मान सकते हो 50,000 साल पहले, इसका जो हमारा इतिहास है भारत के अंदर जो 50,000 साल पहले हो चुका है, उसको आप समझोगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास होता है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। प्राचीन यानी मध्यकालीन से नीचे वाले जो समय है वो सभी प्राचीन कैटेगरी के अंदर आते हैं, और उन सभी प्राचीन जो कैटेगरी है उनका अध्ययन हम प्राचीन किताब के अंदर करते हैं, जो कि इतिहास का होता है। अब इतिहास दो तरह के हो जाते हैं, एक तो हमारा होता है विश्व लेवल पे, एक होता है भारत के लेवल पे। या क्या पता है चीन का लेवल हो, चीन का इतिहास हो, अमेरिका का इतिहास हो, तो वहां पे आ जाएगा अमेरिका इतिहास के कुछ विषय, या अमेरिकी इतिहास के कुछ विषय, ऐसा कुछ आ जाएगा। वैसे यहाँ पर है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी भारत के कुछ प्राचीन इतिहास थे जो आपके सामने कुछ विषय के रूप में हाजिर होंगे। और ये जो आपका सेशन है ये क्लास 12th के अंदर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, टोटल 1 साल। ठीक है, 1 साल जो है आपको इस बुक को पढ़ना है। वैसे तो 3 बुक है, तीनों को पढ़ना है, लेकिन 1 साल वैसे तीनों बुक को आपको पढ़ना है। तो तीनों बुक को बिल्कुल इजी
और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कभी भी इसको भूल ना सको और याद रहे आपको, ठीक है। अब ये जो फोटो है ऊपर हाथी जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये चौथे चैप्टर और तीसरे चैप्टर के आसपास का इसका कनेक्शन है, ठीक है। हाथी यहाँ पर क्यों दिख रहा है? हाथी आपको पता होगा, वैसे मैं चैप्टर के अंदर का बताता हूँ। देखो मगध जो है ना, मगध की बात यहाँ चल रही है। मगध कहाँ पे है? बिहार में वर्तमान समय में। वो जो हम ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मगध हमारे दूसरे चैप्टर में आ जाएगा। दूसरे चैप्टर में मगध की जिक्र है। तो मगध मगध जो है ये भारत का जो बिहार वाला साइड है वहाँ का एक क्षेत्र है। तो मगध में जो है हाथियों को सैनिक के रूप में हम इस्तेमाल करते थे, इसलिए हाथी का फोटो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल जाता है। या क्या कहें, जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें भी कहीं ना कहीं जो हाथी है उसका जिक्र मिल जाता है। क्या पता हाथी जो है बहुत पुराने समय से हो, ठीक है। इसलिए हाथी को प्राचीन इतिहास में दर्शाने के लिए यहाँ डाल दिया गया फोटो, ठीक है। और पीछे आप देखो मैप सा कुछ है। ये मैप या तो हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला है या तो हमारा सीधा विचारक विश्वास और इमारतें वाला है। इन दोनों अध्याय में से किसी एक अध्याय का जो मैप है हमारा पीछे लगा हुआ है, समझ गए। ये बुक बाहर से ऐसा दिखता है, इसमें फोटो ये सभी है, विषय समझ गए। इसका भाग 1 क्यों है ये? क्योंकि ये हमारा जो क्लास 12th में इतिहास का सब्जेक्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो ये हमारा भाग 1 है, इसलिए इसका नाम दिया गया है भाग 1, समझ गए। ये तो एक परिचय था जो आपको मैंने समझाया है, क्योंकि आज से हम अपना न्यू कोर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही जो परिचय है वो बता दूं। परिचय बता दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा क्लास 12th का इतिहास कैसा है। देखो इसमें हमारे 4 चैप्टर आते हैं जो आपके सिलेबस में भी है और हमारे बुक में भी है। देखो जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। राजा, किसान और नगर, ये भी अच्छा चैप्टर है। इसके आगे जो हमारा समय सीमा है ना, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। तो ईसा पूर्व और ईसवी आपको पता चल जाएगा तो आपको इतना पता चल जाएगा कि प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसको भी समझाऊंगा आपको, बहुत ईजी है ये भी। तो सभी जो हमारे चैप्टर यहाँ पर है, तो फिलहाल हम आज अपने पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो हिस्ट्री है क्लास 12th न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, आज से शुरू हो चुका है। आज से हमारा न्यू कोर्स शुरू हुआ, प्राचीन इतिहास हमारा शुरू हो चुका है। और जिसमें हमारा चैप्टर का नाम क्या है आप अपने बुक में देखो, ये बुक का फोटो है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता को समझोगे। ये हमारा पार्ट 1 है। जैसा कि आपने गौर भी किया होगा, जब आपके पास क्लास 11th में जो बुक था इतिहास का, उसमें आपने मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको आपने समझा था समय की शुरुआत वाले चैप्टर में, ठीक है। देखो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। वीडियो के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल, वहीं कर लोगे तो फायदा होगा। देखो जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर, उसको ज्वाइन करना है आपको। तो ज्वाइन आप कैसे करोगे? आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पर जो टेलीग्राम ऐप होता है उसको डाउनलोड करोगे और उसमें आप ऊपर सर्च करोगे यहाँ पर A.K.NCERT स्टडी पॉइंट, तो हमारा जो ग्रुप है ऊपर आ जाएगा। इसको आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा? देखो फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि जो आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आपको मुझसे पर्सनली पूछना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे और वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा। तो क्या होगा, मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई दे सकता हूँ, कुछ आपका जो डाउट है वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, तो आप फॉलो कर सकते हो। यूजर आईडी आपके सामने लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। देखो आप हमारा एक तरह से वीडियो शुरू होना हो गया, एक तरह से शुरू समझ सकते हो। देखो बोर्ड एग्जाम न्यू लेटेस्ट सिलेबस, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें आपको पढ़ना क्या है? ये जो हमारा चैप्टर है, आपके जो बोर्ड एग्जाम जो आपका है उसने आपके लिए इस साल क्या सिलेबस निकाला है इस चैप्टर के अंदर से। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप प्रारंभिक नगरों की कहानी पढ़ोगे। प्रारंभिक जो हमारे नगर थे प्राचीन काल के अंदर वो समझोगे, हड़प्पाई पुरातत्व समझोगे, सामान्य पर्यावलोकन, प्रारंभिक शहरी केंद्र की खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से थे, वहाँ के जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने यहाँ पर क्या रिपोर्ट दिया, क्या बताया, विचार विमर्श। इसका उपयोग जो है पुरातत्ववेता तथा इतिहासकारों ने किस प्रकार किया है इसका उपयोग। और एक हमारा मानचित्र कार्य है जो मैं आपको कराऊंगा एक अलग वीडियो में। जब हमारा ये पूरा 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू कोर्स जो हमारा चल रहा है आज से, ये अगर खत्म हो जाएगा पूरा,
तब मैं आपका जो सीरीज है वो मानचित्र वाला शुरू करूंगा, क्योंकि मानचित्र का जो जरूरी है आपका, या फिर आपको आपका जो ये जो मानचित्र अगर आपको ये इस्तेमाल भी आएगा तो आपको ये पेपर में ही आएगा, ठीक है। जब आपका पेपर होगा तभी आपको ज़रूरत है इस मानचित्र का। वैसे आपका जो ये मानचित्र है वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर के समय आपको ज़रूरत पड़ता है और 5 मार्क्स का आता है। तीनों बुक में से कहीं से भी मैप में पूछ लेंगे वो, और 5 नंबर का होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिलेबस। देखो आपने पीछे क्या समझा, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस थे। अब इन सिलेबस को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इस लैंग्वेज में आप तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे ये लैंग्वेज कहता क्या है। इस लैंग्वेज के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक बनते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। टोटल हमारे इस चैप्टर के अंदर 34 टॉपिक बनते हैं, और 34 अगर आपने समझ लिया टॉपिक, यानी आपने हड़प्पा सभ्यता का इतिहास समझ लिया, आपने इस चैप्टर का पूरा इतिहास समझ लिया। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो हम आज इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक को समझेंगे। 10 टॉपिक को समझने के बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम आगे के टॉपिक जो है वो समझेंगे। तो फिलहाल हम अपने 10 टॉपिक को समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किताब का अर्थ। देखो किताब जो है, जिसे हम बुक कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, तो जो किताब है, किताब का अर्थ क्या होता है। ये आपका किताब है, किताब का नाम क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, यानी प्राचीन इतिहास जो भारत के अंदर हो चुका है। भारत का मैप देखो आप, ये भारत का मैप है, और इस भारत के मैप के अंदर ही, यानी भारत देश के अंदर ही प्राचीन काल यानी आज से 50,000 साल पहले का जो समय था, तो इस समय भारत के अंदर क्या क्या इतिहास हुए, उन इतिहासों को आप समझोगे इस बुक के अंदर। इसलिए इस बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी प्राचीन भारत जो था हमारा, उस समय जो इतिहास हुआ है भारत के अंदर, उसके कुछ विषय हैं जो आपको समझना है। तो यही हमारा इस बुक का अर्थ है। अब यहाँ पे आपको तो समझना पड़ेगा, अगर आपको क्लास 12th का इतिहास समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको याद होगा जब आप क्लास 11th में थे तो वहाँ पर समय की शुरुआत वाले चैप्टर में ईसा पूर्व का जिक्र तो आया था, और कहूँ तो यावार साम्राज्य एक चैप्टर था हमारा, ठीक है, 3 वर्ग नाम का एक चैप्टर था। तो ये जो 3-4 चैप्टर है ना, ये इसमें ईसा पूर्व का जिक्र तो आया था, लेकिन वो बहुत ही छोटे लेवल पे था, या तो 300-400 ईसा पूर्व मान लो, ऐसे उसमें कहा गया था। उसमें ज़्यादा गहराई नहीं था हमारा ईसा पूर्व का। ज़्यादा जो गहराई है वो हमारे क्लास 12th वाले इतिहास में आएगा जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ईसा पूर्व वाला जो कन्फ्यूजन है ये समझ लो, बहुत ही काम देगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और या फिर आप ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री ऑनर्स लेते हो तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा। इतिहास ऑनर्स अगर आप करोगे ग्रेजुएशन के अंदर, तो वहाँ पे तो आपको इस बुक का कहूँ तो बहुत ही गहराई से बताया जाएगा, और वहाँ पे ईसा पूर्व को समझने का जो समय है वो नहीं रहेगा वहाँ पर। इसलिए अभी ईसा पूर्व को समझ लो, बहुत फायदा करेगा। देखो सबसे पहले मैं आपको शुरू का कहानी बताता हूँ। जब मान लो इतिहासकार थे, इतिहासकार मान लो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में मान लो कुछ सामान मिल गया, कोई ऐसा चीज मिल गया, है ना, कोई ऐसा चीज मिल गया। तो इतिहासकारों ने उसका अध्ययन किया, पता लगा लिया कि भाई ऐसा चीज है, अभी उस समय बना था, इतना पुराना है, इसका ये मकसद है, सब ये बता दिया। लेकिन इतिहासकारों ने सोचा कि अगर समय जो है, समय तो यहाँ पे घटता है। देखो बीसी में क्या होता है ना, बीसी में समय घटते हुए आता है। आज आज मान लो 500 है तो कल 200 हो जाएगा, परसों 100 हो जाएगा, तरसों 0 हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं कि इसमें हमारा समय घटता है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बढ़ रहा है। आज 2023 है, कल 2024 आ जाएगा, 2025 आ जाएगा, 26, 27, 80, 90, 100। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो समय बढ़ रहा है, जो जिस समय अभी हम जी रहे हैं उसमें तो समय बढ़ रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था, पहले समय घटता था। पहले लोग आदिम अवस्था में थे, इतना विकास नहीं था, ठीक है। तो इतिहासकारों ने सोचा कि यार समय घट रहा है, 100 आ रहा है, अब 95 आ गया, 50 आ गया, 10 ईसा पूर्व आ चुका है। ईसा पूर्व तो छोड़ो, उस समय ईसा पूर्व था ही नहीं। 10 आ चुका है, 5 आ चुका है, 3 आ चुका है, 1 आ चुका है। अब उन्होंने सोचा कि 1 आ गया, अब क्या होगा, तो 0 आ गया। अब 0 के बाद क्या हुआ, एक कहूँ तो आप एक चमत्कार हो गया, 0 आ गया। अब 0 आने के बाद क्या हुआ, इतिहासकारों ने सोचा कि चलो 0 तो आ चुका है, अब 0 से पहले वाले जितने भी साल थे, भले ही वो लाख हो, 1 लाख साल हो, 2 लाख साल हो, 3 लाख साल हो, जितना भी साल हो, 0 से पहले जो भी साल थे उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व।
ठीक है, ये तो इतिहासकारों ने सोच लिया। अब ईसा पूर्व ही इसको क्यों कहेंगे, तो इसके पीछे एक कहानी है जो आपको समझना चाहिए। देखो, ईसा पूर्व का मतलब है, पूर्व मतलब होता है पहले। ईसा एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ईसा जो है एक व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म जो है सन 0 में हुआ था। अब 0 में जब जन्म हो गया तो इतिहासकारों ने सोचा कि 0 से पहले वाला जो समय है उसको हम कह देंगे पूर्व। अब पूर्व किसके पूर्व, तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे 0 पूर्व। तो उन्होंने सोचा चलो भाई इसका नाम ईसा पूर्व रख देते हैं। यानी ईसा एक आदमी है जिससे पहले जो भी समय थे वो उसके पूर्व का समय है, यानी जन्म का पूर्व वाला समय है। तो इसे हम क्या कह देंगे, ईसा पूर्व। तो इस प्रकार इसका नामकरण हो गया और आज के समय में इसका नाम ईसा पूर्व रखा गया। अब उन्होंने सोचा इतिहासकारों ने, चलो ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी कहानी है वो हमारे ईसा पूर्व के अंदर आ जाएगा, भले ही वो 1 लाख साल हो, 2 लाख करोड़, 2 करोड़, कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब 0 के बाद जो समय है उसको क्या कहेंगे हम। अब 1 साल बाद जो है ना सन 1 आ जाता है। अब जब सन 1 आ गया तो वो कंफ्यूज हो गए, तो वो लेके चलो ईसा पूर्व तो मतलब है यहाँ पर, अब इसका हम क्या रखें। तो उन्होंने सोचा चलो इसका नाम ईसा, ईसा बाद तो अच्छा लगता नहीं है, ईसा बाद अच्छा नहीं लगता सुनने में, ईसा के बाद ये भी अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका नाम ईसा बाद ना रख के इसका नाम हम ईसवी रख देते हैं। तो उन्होंने किसी किसी सोच मतलब कैसे कैसे विचार कर करके इसका नाम ईसवी रख दिया। आप जब भी आप सन बताते हो तो कैसे बताते हो, 2023 ईसवी, है ना, यानी 2023 किसका है, तो ईसवी का। समझ में आया। देखो अब यहाँ पे मैं आपको इस फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। जो आपका ये पूरा का पूरा कैलेंडर है, इस कैलेंडर का भी एक नाम है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारा 0 है, सन 0। यहाँ से समय घट रहा था, ठीक है, 500 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ गया। 0 से पहले वाला जो समय है वो क्या है, ईसा पूर्व। मान लो मुझे कहना है 500, तो 500 किस लाइन का है, तो ईसा पूर्व वाला लाइन को, तो मैं क्या बोलूंगा, 500 ईसा पूर्व, ऐसे बोलूंगा। अगर मुझे बोलना है 1000 तो मैं बोलूंगा 1000 ईसा पूर्व। अगर मुझे बोलना है 2000 तो मैं बोलूंगा 2000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व, है ना, ऐसे। तो 0 के बाद का जो समय है उसको हम कहेंगे ईसवी। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि जो ईसा पूर्व था इसमें समय घटते हुए आ रहा था। ईसा, अब जो हमारा ईसवी है उसमें समय बढ़ रहा है, 700, 2000, 2018, अब 2023। अब मेरे को मान लो नाम लेना है इस लाइन का, तो मैं बोलूंगा 2023 ईसवी। इसका मतलब क्या, ईसवी तो इस लाइन का है, ईसा पूर्व इस लाइन का है। अगर मुझे नाम लेना है ईसवी वाला तो मुझे आगे शब्द लगाना पड़ेगा ईसवी, ठीक है। तो इसी प्रकार समय को जो है बांट दिया गया और फिर जाके कुछ पता लगाया गया, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें करा गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें कुछ फुल फॉर्म है। देखो वीडियो लंबा बन रहा है और वैसे हमारा आज से न्यू कोर्स भी शुरू हो चुका है, तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ एकदम गहराई से। देखो 0 है, इससे पहले वाला समय है हमारा ईसा पूर्व, इसके बाद वाला है ईसवी, ठीक है। इसमें समय हमारा बढ़ता है, इसमें घटता है। अब देखो ईसा पूर्व को हम 3 नामों से जानते हैं, या तो आप ईसा पूर्व कह लो, है ना, या तो आप BCE कह लो, या तो आप BC कह लो, ठीक है। अब ईसवी को हम 3 नाम से जानते हैं, ईसवी, CE और AD। अब इन सब के फुल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। ईसा पूर्व में जो समय है वो घटता है, क्योंकि उसमें समय घटते हुए आता है, घटेगा तभी तो 0 होगा, घटेगा तभी तो 0 होगा। अब जब हमारा ईसवी है उसमें समय क्या होता है, 0 के बाद प्लस हो जाता है। जब आपने क्लास 10th में आरोही अवरोही समझा था उसमें भी यही लाइन था, अवरोही में समय घट रहा है, आरोही में बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी घट रहा है, बढ़ रहा है। समझ गए। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल ये फुल फॉर्म देख लो। देखो BCE का मतलब हो जाता है बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा। BC का मतलब हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, यही इसी के नाम है ये। अगर आप ईसा पूर्व कहना चाहते हो तो आप ईसा पूर्व कह लो, या तो ऐसे कह लो 500 ईसा पूर्व या 500 ईसवी, ठीक है। 500 ईसा पूर्व या 500 ईसवी या 500, सॉरी देखो 500 ईसा पूर्व कह लो या 500 BCE कह लो या 500 BC कह लो, ठीक है। इनका मतलब एक ही है, समझ गए। अब जो हमारा ईसवी का समय है इसको आप या तो कह लो 2023 ईसवी, 2023 AD, 2023 CE, ठीक है। तो इसका लाइन अलग हो गया, इसका अलग हो गया, समझ गए। अब CE का हमारा फुल फॉर्म हो जाता है क्राइस्ट एरा। यहाँ क्या था, बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर मतलब होता है पहले, क्राइस्ट एरा दोनों में सेम है। तो बिफोर क्राइस्ट एरा यानी पहले वाला जो एरा था, पहले वाला जो हमारा समय था वो।
और क्राइस्ट एरा है नबी वाला। और एडी का जो फुल फॉर्म है वो पहले था हमारा आफ्टर, पहले तो हमारा एनो डोमिनी था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ कर दिया गया है अभी इसका नाम, लेकिन पहले इसका नाम था एनो डोमिनी। ठीक है, तो पहले इसका नाम था एनो डोमिनी और अब इसका बदल दिया गया है। समझ गए? तो ये ईसा पूर्व का एक चक्रव्यूह था। ये अगर आप समझ गए इसका मतलब आपने इतिहास को समझ लिया एक तरह से। ठीक है, इतिहास समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, वरना वरना जो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे इस बुक को। इस बुक को समझने के लिए आपको जो है थोड़ा बहुत ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा जिक्र जो है हमारा ईसा पूर्व ईस्वी में चलते ही रहेगा। समझ गए? अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक कर दोबारा देख सकते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखा है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। मैंने 2 वीडियो बनाया है इसी कैटेगरी के ऊपर, ईसा पूर्व और ईस्वी के ऊपर ही मैंने 2 वीडियो बनाया है, तो आप दोनों वीडियो को देख सकते हो। हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स के अंदर। ठीक है, देखो अब यहाँ आप नोट कर लो, हड़प्पा सभ्यता हमारा चैप्टर है, इसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर, समझ गए ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा के साइड वाला, ईसा के पहले वाला समय। ठीक है, तो इसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व ईस्वी। ठीक है, 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी नहीं, 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जो हमारा समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के अंदर ही है। यानी जो भी बात होगा वो हमारे ईसा के जन्म से पहले ही होगा। ईस्वी का जिक्र हमारा इस चैप्टर में नहीं है। समझ गए? राजा किसान और नगर वाले में क्या है कि 600 ईसा पूर्व से चलेगा और 600 ईस्वी तक चल जाएगा ये। ठीक है, ये सभी चैप्टर हमारे इससे मैच हो जाते हैं पूरे। समझ गए? शुरू करते हैं। देखो पहले आप चैप्टर का अर्थ समझो। ईंट मन के तथा अस्थियां का मतलब है ईंट मन के तथा अस्थियां। ये जो है हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। ये स्रोत मिले कहाँ पे? तो ये जो स्रोत है वो जो हमारे इतिहासकार थे उनको मिले हैं तकरीबन 1921 के आसपास। ठीक है, और इसका जो खोज है 1921 में हो गया था। अनाउंसमेंट जो है हड़प्पा सभ्यता का वो हमारा हो गया था 1924 में। तो कुल मिला के समझ लो कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे 3 मुख्य स्रोत हैं, ईंट, मनके और अस्थियां। तो इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता ना रख के हम ईंट, मनके तथा अस्थियां भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के तो स्रोत है ना। तो समझ गए इस चैप्टर का नाम अटपटा क्यों रखा गया। कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि ईंट, मनके तथा अस्थियां क्या है। ईंट मतलब होता है ईंटा, मन के मतलब व्यवहार, और अस्थियां मतलब क्या, ऐसे वो लोग सोचते होंगे, है ना। आप भी ऐसे सोचते होंगे पहले जब आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ईंट का मतलब हो जाता है हमारा ईंटा, पत्थर, जो किसको दर्शाता है। या आप समझ लो कि ईंट जो है ना ये हमारा ऐसा स्रोत है जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिल गई थी। मन के मतलब होता है माला, जो माला होता है ना गले में, उसके जो मोती होते हैं उनको हम कहते हैं मन के। तो मन के भी हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जो हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, अस्थियां मिला है, रीढ़ की हड्डी, पूरा मतलब कंकाल मिला है, जो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाऊंगा। आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दे रखा है वो, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, समझ गए, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पे हम मुख्यतः ये सभी चीज समझेंगे। शुरू करते हैं। अब इस अध्याय को समझने से पहले या शुरू करने से पहले आपको महत्वपूर्ण बात जानना है, जो बातें हैं। देखो इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता के जगह का पूरा इतिहास समझेंगे और जानेंगे कि हड़प्पा स्थान के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे घूमते थे, खेती कैसे करते थे। ठीक है, समझ गए। और हड़प्पा नामक जगह अभी तो पाकिस्तान में है, वर्तमान में जो है वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि विभाजन जो है वो बाद में हुआ था। समझ गए। हम पूरा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का इतिहास को इसमें समझने वाले हैं। हड़प्पा कहाँ है? देखो हड़प्पा समझ लो, ये हमारा भारत का मैप है, तो यहाँ पे हड़प्पा है और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कह दो अभी तो आप, हड़प्पा एक जगह है और सभ्यता क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो हड़प्पा एक जगह है, एक स्थान है, एक क्षेत्र है जिसमें कुछ सभ्यता का आगमन हो गया था आज से 5000 से लेकर 8000 साल पहले। समझ गए। अब मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो जो है उसी का एक क्षेत्र है या उसी का संबंधित कोई संस्कृति, दोनों का सेम था उस समय। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब सिंधु कहाँ है या फिर रावी नदी कहाँ है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा जब आप भारत का मैप देखोगे।
तो आपको हर मैप के अंदर मिलेगा ये हड़प्पा जगह और मोहनजोदाड़ो जगह। वर्तमान समय में इसका नाम मोहनजोदड़ो कर दिया गया है, या कई लोग बुलाते हैं। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको रावी नदी, और यहाँ दिखेगा आपको सिंधु नदी, यही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी, और ये हमारा हो जाएगा रावी नदी। समझ गया? तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल वो रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। फोटो देखो, ये हड़प्पा सभ्यता के वासी है या निवासी है। ठीक, अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ परिचय था, बहुत लंबा परिचय बताया मैंने आपको, हर चीज बताया। आप देख सकते हो वीडियो लंबा है लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। देखो हमारा इतिहास आज से शुरू हो रहा है, तो क्यों ना हम इतिहास के अर्थ समझ लें, है ना? तो इतिहास का अर्थ क्या होता है मैं आपको यही बता देता हूँ। आपने क्लास 8 में पढ़ा था हमारे अतीत नाम का एक पुस्तक था, आपने 7वीं में पढ़ा था हमारे अतीत नाम का एक पुस्तक था, आपने क्लास 10th में पढ़ा था जो हमारा इतिहास का सब्जेक्ट था सोशल साइंस के अंदर। देखो आपको ध्यान हो तो 10th तक तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो सोशल साइंस था, ध्यान होगा आपको, सोशल साइंस। अब ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के अंदर ही आ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये चारों हमारे जो है सोशल साइंस के अंदर आते थे क्लास 10th तक। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बांट दिया गया, इन सभी को अलग सब्जेक्ट बना दिया गया। तो इतिहास भी आपका इसी में से एक अलग सब्जेक्ट। तो फिलहाल हम इतिहास का अर्थ समझते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? देखो देखो इतिहास का अर्थ होता है पुराने समय में हुए बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आज से पहले जो भी घटना हो चुका है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं या फिर समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं इतिहास। या दूसरा परिभाषा देख लो आप, देखो, या फिर अतीत में हुए बातों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। या आप ऐसे कह लो आज से पहले जो भी हुए कोई भी घटना, ऐसे आप समझ सकते हो कि अतीत के यादों का विश्लेषण करना इतिहास कहलाता है। अतीत के समय में हुए बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का मतलब होता है पुराने बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं आगे। देखो हड़प्पा का अर्थ, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो आप मैप में देख सकते हो ये है। तो हड़प्पा का अर्थ क्या है? देखो मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, हड़प्पा का अर्थ बता रहा हूँ, सभ्यता का अर्थ बताऊंगा, यानी मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ। जीरो मतलब एकदम जीरो, शुरू से, और एकदम 100 तक आपको ले जाऊंगा। जब आप चैप्टर समझ जाओगे ना तो आप इस चैप्टर को ऐसे समझ लोगे कि आप मुझे भी समझा सकते हो, है ना? तो अभी मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ, और जब आप चैप्टर समझ लोगे तो 100 तक आप पहुंच जाओगे, यानी पूरा आपको चैप्टर आ जाएगा। हड़प्पा का अर्थ समझते हैं। देखो हड़प्पा एक स्थल है। क्या है? एक स्थल है जो कहाँ पर है? जो पाकिस्तान में है। वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तथा ये जगह की खोज जो है 1921 में हुई थी। बाकी की कहानी हम हड़प्पा सभ्यता की खोज में समझेंगे। देखो जो हमारा हड़प्पा है ये एक स्थान है, कोई ये ऐसा नहीं कि आप इसको बक्सा समझ लो या कोई ऐसा गुफा समझ लो, खंडर समझ लो, नहीं। ये एक जगह है जो अभी भी है। अभी भी आप इस जगह पे जा सकते हो, हड़प्पा नामक जगह है। अभी आप पाकिस्तान में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। देखो हड़प्पा एक जगह है जिसकी खोज कब हुई, आप ध्यान रखना, 1921 में हुई। किसने कराई? दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने करवाई। ठीक है, और कुछ मुहरे मिल गई थी यहाँ पर। मैं आपको बाकी कहानी हड़प्पा सभ्यता की खोज में बताऊंगा विस्तार से। देखो अब हम बात करते हैं सभ्यता का अर्थ। सभ्यता क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, या फिर हमारा सिद्धांत। ऐसा ऐसा आपने इसमें समझा होगा। कई व्यक्ति कहते भी होंगे कि ये हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के खिलाफ है, ये हमारा एक सिद्धांत है ना? तो सिद्धांत जो आपका शब्द है वो तो हिस्ट्री का है ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल साइंस का है। तो सभ्यता और संस्कृति इन दोनों में कुछ अंतर है, थोड़े से अंतर है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है और संस्कृति का थोड़ा सा अंतर है, बारीक सा, है ना? तो इन दोनों शब्द से तो आप पूरा समझ चुके होंगे। संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर है जो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सभ्यता का अर्थ क्या होता है? किसी भी संस्कृति का भौतिक स्वरूप लेना सभ्यता कहलाता है। मान लो एक जगह है, हड़प्पा जगह या कोई भी एक जगह है, मान लो मेरा एक संस्कृति है कि मैं 4 बजे जो है मंदिर में जाके पूजा करता हूँ, या मान लो मेरा एक संस्कृति है कि मैं ये काम करता हूँ। अब उस काम को अगर मैं किसी स्थान पे भौतिक रूप से दिखा दूं
या मैं अपना एक मंदिर वहां बना दूं, है ना, या फिर मान लो मैं किसी की पूजा करता हूँ, तो अगर वो तो मेरी संस्कृति में आ जाएगा कि मैं इसकी पूजा करता हूँ। अब वो पूजा जब मैं जहाँ मतलब कर रहा हूँ मैं, तो उस चीज को, उस मूर्ति को अगर मैं किसी स्थान पे जाके लगा दूं, एक मंदिर बना दूं, तो वो मेरा एक सभ्यता बन जाएगा। संस्कृति का मतलब होता है जो मेरे मेरे अंदर विचार है, ठीक है, जो मेरा संस्कृति है, उन संस्कृति को अगर मैं किसी स्थान पे फैला दूं तो सभ्यता कहलाता। तो इसी प्रकार कुछ व्यक्ति थे 5,000 से 8,000 साल पहले, जिनका कुछ संस्कृति था, उन्होंने अपनी संस्कृति का फैलाव हड़प्पा नामक स्थल पे दिखा दिया। हड़प्पा जगह पे उन्होंने अपनी संस्कृति का फैलाव कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी हड़प्पा सभ्यता है। समझ गए, ये इसका अर्थ है। अब हम बात करते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता के कई नाम है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नहीं कि एक ही नाम हो उसका। हड़प्पा सभ्यता को हम 3-3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से, तो वो देखते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का हमारा पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को, यानी हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हो, या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह सकते हो, या हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हो। अब ये तीनों नाम ऐसे क्यों हैं? देखो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा पड़ गया। सभ्यता तो वही है क्योंकि संस्कृति का फैलाव है, तो संस्कृति का फैलाव होगा तो उस क्षेत्र पे होगा, तो उसको हम हड़प्पा सभ्यता कह देंगे। मोहनजोदाड़ो सभ्यता इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 1922 में रखाल दास बनर्जी जी थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो नाम की एक जगह है जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, वहां पे खनन का कार्य किया था। तो वहां पे कुछ चीज मिल गई थी, कुछ यहाँ मिल गई थी, इन दोनों का संस्कृति मैच हो गया। ऐसा लगा कि दोनों एक ही संस्कृति के हैं। यहाँ पे एक जिक्र आ रहा है संस्कृति। अभी मैंने आपको बताया संस्कृति का अर्थ क्या होता है। देखो ये दोनों एक संस्कृति के हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों एक संस्कृति के मतलब, देखो मोहनजोदाड़ो एक जगह है जहां के जो लोग थे उनकी संस्कृति, और हड़प्पा नामक स्थान पे जो लोग थे उनकी संस्कृति, इन दोनों की संस्कृति आपस में मैच होती है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही संस्कृति से होंगे। मोहरें यहीं पे मिली थी, मोहनजोदाड़ो में भी और हड़प्पा में भी। तो ये दोनों मोहरों का जब अध्ययन किया गया तो पता चल गया कि हाँ ये दोनों मोहरों एक ही संस्कृति के हैं मोहर। तो इसका मतलब है कि ये दोनों का नाम या फिर जगह, इनका कहीं ना कहीं संबंध आपस में है। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी। यहाँ पे कंफ्यूजन, आप कई बच्चे कहेंगे कि सर ये जो हड़प्पा सभ्यता है तो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका नाम सिंधु घाटी को रखा गया। तो देखो हड़प्पा जो जगह है वो तो रावी नदी के किनारे ही स्थित है, वो तो मैं नहीं कहता। जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो जब हड़प्पा सभ्यता को हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कह सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दें, है ना। अब कई बच्चों का ये प्रश्न होगा कि इसे हम रावी सभ्यता को नहीं कहते हैं, रावी घाटी सभ्यता को नहीं कहते हैं। तो देखो रावी घाटी सभ्यता हम क्यों नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं इतिहासकार जो है उन्होंने इसके 3 ही नाम दिए हैं, 3 ही नामकरण किया है। अब रावी नदी सभ्यता इससे हम क्यों नहीं कहते हैं, वो तो इतिहासकार को भी नहीं पता, और कहीं ना कहीं इतिहास है तो इसमें जो इतिहासकार बताते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है ना। तो इसका हमारा 3 नाम है, ध्यान रखना ये 3 ही नाम है। कहीं आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल सकता है, कहीं मोहनजोदाड़ो की सभ्यता देखने को मिल सकता है, कहीं हड़प्पा सभ्यता नाम आपको देखने को मिल सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। अब हम समझते हैं इसकी खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अगर आप खोज समझ जाओगे तो मेरी यही मतलब मेरा यही मानना है कि आप इस चैप्टर को समझ जाओगे, खोज समझ जाओगे इसकी खोज कैसे हुई। देखो क्या हुआ, आज से लगभग लगभग 160 साल पहले, लगभग 160 साल पहले पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब जगह है, पंजाब के अंदर ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब रेलवे लाइन बिछाते समय जो जो हमारे पूरे इतिहासकार थे या जो खनन का कार्य कर रहे थे जो व्यक्ति थे, उनको एक खंडर मिल गया या ईंटें मिल गई, एक खंडर मिल गया। देखो वो यहाँ पे खनन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही है, रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई जा रही है, देखो ध्यान से, ये बिछ रहा है रेलवे लाइन, ठीक है, खनन कार्य हो रहा है। अब खनन का कार्य होते होते उन्होंने देखा कि ये सामने क्या है, तो उन्होंने देखा एक खंडर है कुछ, तो अंदर गए तो देखे वाह ये तो बिल्कुल बड़ा ही खंडर है। तो उन्होंने सोचा यहाँ पे ईंटें क्यों पड़े हुए हैं, या फिर वहां पे ऐसे समझ सकते हो खंडर तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं समझा, वो एक जगह था, हड़प्पा स्थल था, ठीक है, हड़प्पा के कुछ अवशेष वहां पर थे।
तो उनको लगा कि चलो ये खंडर होगा कोई पुराना, ईंटा यहीं पड़ा हुआ था, तो वो ईंटा जो है ना उठा के चले गए और रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग भी कर दिया, है ना, 160 साल पहले। फिर इनको लगा कि मतलब दयाराम साहनी जी को लगा, या आप समझ सकते हो जॉन मार्शल को लगा। जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्विद सर्वेक्षण विभाग के हमारे दूसरे जनरल डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने सोचा कि ईंटें लगा रहे हैं यहाँ पर, ईंटें कहाँ से मिल रही हैं, ईंटें कहाँ से मिल रही हैं। तो उन्होंने सोचा चलो मैं देखता हूँ जरा ईंटें के बारे में। तो इन्होंने दो व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, दयाराम साहनी, पहले तो दयाराम साहनी जी को किया, बाद में इनको किया। तो दयाराम साहनी जी को जब कर दिया तो उनको कहा कि एक बार जाओ जरा हड़प्पा नामक जगह पे, वहां पे खनन करो, वो देखो कि ईंटें कहाँ से मिल रही हैं, क्या है, मतलब ये सभी इतिहासकार ही हैं, इनका काम ही होता है ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा चलो मैं खनन का कार्य करवाता हूँ। तो कई मजदूर थे, उन्होंने खनन का कार्य किया। तो 1921 में क्या हो गया, 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कराई और कुछ मोहरें खोज ली। मोहर मतलब स्टैंप। हड़प्पाई मोहर आपके पेज नंबर यानी आपके चैप्टर के शुरू में दे रखा है, वही मोहर है। उसको खोज ली कौन? उनको, वो जो हमारा मोहर है उसको दयाराम साहनी जी ने खोज लिया था 1921 में। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल, ठीक है। अब 1921 में तो ये काम हो गया, ये तो खत्म हो गया, मोहरें मिल गई, ठीक है, जमा हो गया। अब क्या हुआ, एक साल बाद जो राखाल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति थे, वो भी जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो नाम पर, मोहनजोदाड़ो नाम स्थल है, वहां पे खनन का कार्य करवाया और सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम मोहरें खोज ली। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों मोहरें अलग हो, ऐसा लग रहा था कि दोनों मोहरें एक ही समान है। तो मोहरें खोज ली। कैसे मोहर? देखो, ये दोनों नेतृत्व जो है हमारा तो इनका था दोनों के ऊपर। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी, नाम याद रखना, नाम अटपटा है, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नामक स्थल पे खुदाई कराई और कुछ मोहरें खोज ली। अब इन दोनों विद्वानों ने, दयाराम साहनी जी, राखाल दास बनर्जी जी, इन दोनों ने जो है मोहरें तो खोज ली। अब वो मोहरे को हम रखते हैं साइड में, एक मोहर और दो मोहर। अब इन दोनों मोहरों का 1923 में अध्ययन किया गया। वहां पर हमारे ये दयाराम साहनी जी भी खड़े थे, ये भी खड़े थे और ये भी खड़े थे, ठीक है, ये तीनों खड़े थे। इनके अंडर में ही बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे। उन्होंने इन दोनों मोहर को ध्यान से समझा, अध्ययन किया, विश्लेषण किया, तो पता चला कि दोनों एक ही संस्कृति के हैं। तो 1923 के फरवरी महीने में क्या हुआ कि इनको पता चल गया कि हाँ, ये जो हमारा मोहर है किसी सभ्यता का है, कोई संस्कृति है जो इस क्षेत्र में फैली हुई थी। अब वो संस्कृति यहाँ पर क्यों फैली हुई थी, इसका भी कारण है। तो 1923 फरवरी में क्या हुआ कि पता चल चुका है। अब जो हमारे जॉन मार्शल थे, इनको लगता था कि भाई, पूरे विश्व में सबको लगता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और भी अन्य जो सभ्यता है वो सभी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, खास करके मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये आपने क्लास 11th में समय की शुरुआत वाले चैप्टर में पढ़ा था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको देश का प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, पूरे विश्व का माना जाता था। जब जॉन मार्शल को 2023 1923, ठीक है, 1923 फरवरी में पता चला तो ये चौंक गए, ये सोचे कि वाह, एक सभ्यता भारत के अंदर और है। तो 1924 में क्या हुआ, पूरे विश्व में इन्होंने ऐलान कर दिया और पूरे विश्व में घोषित कर दिया, कह दिया कि भाई हमारा एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है, जिसका हमने नाम रख दिया है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थल पर ही ये दोनों मोहरें मिले थी। एक मोहर तो हमारा मिला था हड़प्पा जगह पे, एक मिला था मोहनजोदाड़ो जगह पे। तो इस सभ्यता का दो नाम रखा गया, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और हड़प्पा का सभ्यता, ठीक है। अब ये जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है, तो इन्होंने सोचा तीनों ने कि इनका नाम हम सिंधु घाटी सभ्यता भी रख देते हैं। तो इसी तरह तीनों नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता का, समझ गए। और देखो कहाँ खनन हुआ, खनन कहाँ पे हुआ वो देखो आप, ये देखो, ये हड़प्पा है, बिल्कुल किनारे में है, ये रावी है, आपके मैप, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मैप, ये देखो, ये है, और ये हमारा सिंधु नदी है। तो जब ये हड़प्पा का मोहर और ये मोहनजोदाड़ो का मोहर एक ही संस्कृति के हो रहे हैं, तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो। अब ये नदी कहाँ है, तो आप देखो बिल्कुल बाजू में, तो इसका नाम हम क्यों ना सिंधु नदी कर सकते, सिंधु नदी सभ्यता, तो रख दिया इसका नाम यही। तो इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर कार्य किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई और फिर जाके पता चल चुका है।
अब देखो यहाँ पे खोज का कहानी तो आप समझ चुके हो, और बाकी मोहर देख लो। ये सभी मोहर मिले थे हमें हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो वाले सभ्यता में, यानी दोनों स्थान पे, ठीक है, दोनों स्थान पे इन सभी मोहर हमें मिले हैं। एक तो ये देखो योगी की अवस्था में बैठा हुआ है व्यक्ति, ये भी मोहर मिला। ये सभी मोहर जो है ना, ये दोनों स्थान पे ही मिले हैं, हड़प्पा जगह पे या तो मोहनजोदाड़ो जगह पे, दोनों पे मिले हैं। अब हम समझते हैं अपना छठा टॉपिक। 4 टॉपिक और कराऊंगा, आज हम 10 टॉपिक को देखने वाले हैं। तो छठा टॉपिक हमारा है हड़प्पाई मोहर क्या है। हड़प्पाई मोहर क्या है, इसको समझते हैं कि हड़प्पाई मोहर कैसा दिखता है, क्या है। आपके पेज नंबर शुरू में दिखा होगा आपको ये मोहर, तो कई बच्चे चौंक गए होंगे, सोचे होंगे कि ये क्या है, ऊंट है क्या, या गाय है, या भैंस है, क्या है ये। ऐसा इन्होंने सोचा कुछ कुछ, और ऊपर क्या है ये उन्होंने कुछ कुछ सोचा। यानी जो बच्चे नए थे इस क्लास में उन्होंने कुछ अलग ही सोच लिया। लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को देखोगे तो आप भूल जाओगे कि ये कोई हमारा एकदम मुश्किल चैप्टर था। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें आपको हड़प्पा, देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1924 में हो गई, अनाउंसमेंट हो गया। अब 1924 में खोज तो हो गई, अब 1924 के बाद जो भी इतिहास होगा उसमें हम क्या समझेंगे, या फिर हमारा जो चैप्टर है इसमें हम यही समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या खाते थे, क्या उगाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे घूमते थे, सिंचाई कैसे करते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, कैसे उनका विकास हुआ, ये कुछ कुछ हमको समझना है पूरा हड़प्पा सभ्यता के लोग के ऊपर ही। ये हमारा पूरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऊपर ही घूमेगा। समझते हैं, देखो हड़प्पा मोहर के बारे में। ये मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु। मैं आपको कह दूं, अगर हड़प्पा सभ्यता में या फिर हड़प्पा स्थान पे अगर मोहर नहीं मिलता, मोहनजोदाड़ो स्थान पे अगर मोहर नहीं मिलता, तो इसका मतलब यही है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं होती। तो जो मोहर है हड़प्पाई मोहर, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता से हमें, मतलब मोहर से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये जो मोहर आपको दिख रहा है ना, ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है। इस मोहर में जानवर का चित्र है, आप देखो ये जानवर आपको दिख रहा है, जानवर का चित्र है, तथा इसके ऊपर एक लिपि लिखी गई है। ये लिपि देख रहे हो, ये हड़प्पाई लिपि है जो हड़प्पा निवासी बोला करते थे। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी भाषा में बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो इसी लिपि में जो हमारा भाषा बनता है उसको, मतलब उसी में बात करते थे, हिंदी नहीं जानते थे उस समय। तो ये जो लिपि है इसका अर्थ आज तक इतिहासकार नहीं निकाल पाए। दयाराम साहनी जी ने भी खुद कह दिया कि मेरे से नहीं निकलेगा, वो पढ़ ही नहीं पाए लिपि को। मान लो हिंदी जो हमारा शब्द है, अब हिंदी में कौन सी लिपि है तो आप ही देखोगे, तो हिंदी में हमारा देवनागरी लिपि है। ये देखो ई है, ठीक है, पा है, अड़ा है, हा है, तो ये लिपि को मिलाकर ही तो हमारा पूरा भाषा बनता है। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बनाकर एक नया भाषा बनेगा, लेकिन इतिहासकार अर्थ नहीं निकाल पाया कि ये लिपि है कैसा, पढ़ नहीं पाया इसको। तो पढ़ नहीं पाए तो कैसे पढ़ेंगे लिपि को, है ना। तो लिपि पढ़ना इंपॉर्टेंट था, तो ये पढ़ ही नहीं पाए, इनका अर्थ आज तक निकाला नहीं गया। सबसे रहस्यमय लिपि है, ठीक है, लिपि जो है हड़प्पा लिपि सबसे रहस्यमय है। हड़प्पा लिपि जो है चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसको। ये चित्र के जैसे दिखते हैं, समझ में नहीं आता क्या है, तो हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। इस मोहर में हमें हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है, आवास के बारे में, मेरठ बांध के बारे में, यानी आभूषण के बारे में, औजारों के बारे में। और ये मोहर जो है ये पुरातत्विद का प्रमुख साक्ष्य है, ठीक है, यानी सबूत है या फिर स्रोत है। तो अब हम यह देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या, मतलब हम इसमें जानते हैं, ठीक है, और कितना कैसे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आज तक हमारा जितना भी जानकारी मिला है वो कहीं ना कहीं इतिहासकार की वजह से ही मिला है। हम इस सभ्यता का अन्वेषण करेंगे, समझेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य की व्याख्या करेंगे, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, ठीक है। संभवते शब्द आएगा, ध्यान देना, इस चैप्टर को पढ़ते समय आपके बहुत सारे शब्द आएंगे, संभवते संभवते, इसका मतलब वहां जो आगे लिखा हुआ लाइन वो हो भी सकता है और नहीं भी। ये जो पूरी बातें हैं इतिहासकार ने अपने मुंह से कही है, सबूत दिखाया है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर ध्यान से देखें तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ पहलू आज भी हमारे नजरों से परे हैं, और क्या पता हमेशा ही रहे, है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अर्थ आज तक निकाला गया, क्या पता जिंदगी भर न निकाला जाए, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका अध्ययन आज तक नहीं करा गया। 1924 से 2023 आ गया, 100 साल बीत गया, एक सदी बीत गया,
लेकिन कुछ कुछ पहलुओं का अर्थ आज तक नहीं निकाला गया। तो चलिए हम जो है अब अपने अध्याय को यानी हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। इसके आगे जो टॉपिक है 7वें से लेकर उसके आगे जितने भी टॉपिक हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भी मैंने आपको कराया टॉपिक वो सभी सिर्फ परिचय थे, लेकिन चैप्टर हमारा शुरू हो चुका था बहुत पहले, ठीक है। तो आप हमारा जो गाड़ी है वो हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से चलेगा। तो 2600 ईसा पूर्व से हम लोग चलेंगे और 26 जनवरी, क्या कहा मैंने, 26 जनवरी 1950 तक हम इसमें समझ लेंगे। जो हमारा पहला बुक है, दूसरा बुक है और तीसरा बुक है। तो पहले बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व। तो 2600 ईसा पूर्व से हम लोग चलेंगे और तीसरे बुक का जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, उसमें हम 26 जनवरी 1950 तक की कहानी समझ लेंगे जब संविधान लागू किया गया था और 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हो गए थे। तो हमारा जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है हमारा 2600 ईसा पूर्व से चलेगा और 26 जनवरी 1950 ईस्वी पे जाके रुकेगा। तो हमारा तीनों बुक भी खत्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का मैप देख लो, ये पूरा मैप है जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर है। अब हम देखते हैं, देखो हड़प्पाई लिपि जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पाई लिपि जो है कुछ इस प्रकार दिखता है, ऐसा है। देखो मान लो ये आप देखोगे तो ये हड़प्पाई लिपि है, ये लिपि है। इसको लिपि कहते हैं, पूरा भाषा नहीं है। इन लिपि को अगर हम मिला देंगे तो ये भाषा बन जाएगा, लेकिन ये क्या भाषा बनेगा हमको क्या पता, है ना। तो इसी प्रकार इतिहासकार भी इसका अर्थ निकाल नहीं पाए, आज तक रहस्यमय लिपि है। तो ये लिपि है, इसको समझते हैं। देखो सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आम तौर पर इस एक जानवर अनपढ़ लोगों के सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि ये जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह जो वर्णमाला है जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं लिपि लिखी कैसे जाती थी। कुछ कुछ तो उन्होंने अर्थ निकाल लिया था, मतलब अर्थ तो नहीं निकाला, तरीका निकाल लिया था कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या बताऊं तो 375 से लेकर 400 के बीच में। हमारा लिपि देख लो, देवनागरी लिपि, इसमें कितने अक्षर होंगे, बहुत कम थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिपि तो बहुत है, यहाँ पे तो 375 लिपि से लेकर 400 लिपि तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब इतिहासकारों ने कह दिया कि ये जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो ये हमारा एक नोटबुक है, अब दाई कौन सा हिस्सा है, देखो दाई हम इसको कहेंगे, ये हमारा है दाई, ये हमारा है बाई। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं बाई से। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, लिखते 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 हम चल जाएंगे दाई की ओर। लेकिन इतिहासकारों ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो दाई से ओर लिखते थे, दाएं से। ये जो दाएं हमारा है इस साइड का, देखो यहां से लिखेंगे और ऐसे जाएंगे, यानी दाएं से बाएं ओर लिखेंगे। वो हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं, वो दाएं से बाएं ओर लिखते हैं। समझ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। क्यों लिखी जाती थी, यहाँ पे का वो दे रखा है सबूत। क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल मिला है। इतिहासकार यहाँ सबूत दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ मोहरों पर दाईं और जो है चौड़ा स्पेस है। मान लो अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से और यहाँ से चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो गैप रह जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता लोग अगर जब यहाँ से लिखते हैं तो उनका यहाँ गैप रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दाईं और एक चौड़ा सा अंतराल मिला है और बाईं और यह अंतराल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो, लिखना शुरू करते हैं कहाँ से, दाईं से। जिससे पता लगता है और जिससे लगता है कि उत्कीर्ण जो है वो हमारा दाईं ओर से लिखना आरंभ किया है। जो व्यक्ति लिख रहा है ना वो दाईं से लिखना चालू किया है और बाईं तक जाके पहुंच गया। समझ गया, ये लिपि ऐसा है। आप समझते हैं थोड़ा आगे देखो। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखेंगे जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे हो गए, तांबे के औजार हो गए, मर्तवान हो गए, अवट हो गए, तांबे हो गए, मिट्टी हो गए, लघु पट्टिकाएं हो गए, ठीक है, आभूषण हो गए, अस्थि हो गए, छड़े हो गई,
एक प्राचीन सूचना पट हो गया, ये सभी। तो याद रखिए याद रखिए, हो सकता है ये सभी, ठीक है, कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जा सकता हो, क्या पता। इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, ठीक है। तो लिपि कुछ इस प्रकार से है कि हड़प्पा लोग ऐसे लिखते थे। पूरा अर्थ तो निकाला नहीं गया कि ये ऐसा भाषा है, लेकिन आप ध्यान दोगे कुछ ऐसे लिपि भी थे उसी समय जिनका अर्थ निकाल लिया गया था। लेकिन ये जो हमारा हड़प्पा लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, रहस्यमय लिपि है, बहुत ही पुराना लिपि है और अर्थ आज तक निकाला नहीं गया। अब हम बात करते हैं अपना 8वां टॉपिक, इसका नाम है पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। इसको समझते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में ये फोटो दे रखा है, आप देखोगे तो मिल जाएगा यहाँ पर। देखो, पारिभाषिक शब्द, स्थान, काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। या तो आप ऐसा कह लो हड़प्पा संस्कृति, या तो आप ये कह लो कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कह लो या तो आप हड़प्पा संस्कृति कह लो। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध इनका पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तु में जो है मोहर शामिल है, मनके शामिल है, बाट, पत्थर, फलक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये सब ये हमारा हो जाएगा मोती, ये हो जाएगा हमारा बाट, ये हमारा हो जाएगा फलक। ठीक है, फलक ये है, बाट ये है और ये हमारा मोती है, दाना है, मनके है, ठीक है। और पकी हुई ईंटें, देखो ईंटें भी मिली हैं। ईंटें ही तो हमारा प्रमुख स्रोत है, आपके चैप्टर का नाम भी है ईंट मन के तथा अस्थियां। तो ईंटें जो है हमारे प्रमुख स्रोत हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे जो क्षेत्र है वहां से मिले हैं। एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है ये सभी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से ही हुआ था जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी 1921 में। और इसका काल निर्धारण जो इतिहासकार करते हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900। देखो इसका असली काल तो ये नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का असली समय वैसे मैं कहूँ तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व नहीं है। अगर आप लेखक की बुक को पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा कम या ज्यादा। इतिहासकार तो भाई एनसीईआरटी में तो ये कह रखे हैं कि इनका जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 तक का है, लेकिन कहीं कहीं अलग भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसका समय हो, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको वही सच मानना है। तो फिलहाल हम इसको ही सच मानते हैं, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारण किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी जिसे क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा गया। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मान लो कुछ ऐसे सभ्यता भी थे उसी के आसपास, लेकिन उनको हम मतलब उनको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता उसको महत्व देंगे। समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे। देखो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो जीवन जीने के लिए क्या खाते थे, कैसे जिंदा रहते थे, को समझते हैं। हमारा पूरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही है। हम यही समझने वाले हैं कि हड़प्पा में क्या लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, देखो पेड़ पौधे से जो भी प्राप्त भोजन है ना वो खाते थे, मछली खाते थे, जानवरों से प्राप्त जो भोजन है सुअर, गाय, भैंस सबको खाते थे, जले अनाज के दानों का प्रयोग करते थे अपने खाने में, गेहूं खाते थे ये लोग, जौ खाते थे, दाल खाते थे, ठीक है, सफेद चना खाते थे, तिल खाते थे, बाजरा और मांस खाते थे, ठीक है, जो भी नॉनवेज है वो सभी ये खाते थे। और जानवरों का शिकार भी करते थे। मान लो जो भैंस है उसका शिकार करेंगे, उसको मार के खा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग करते थे, निर्वाह का तरीका था उनका। जीवन जीने के लिए वो लोग यही सब तरीके अपनाया करते थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। आप दूर देखो एक पोस्टर लगा हुआ है कृषि प्रौद्योगिकी। इसको समझते हैं कि लोग ये जो हड़प्पा सभ्यता है कृषि करने के लिए क्या करते थे। देख रहे हो अब खेती है पूरा है, तो कृषि करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करेंगे, क्या क्या मतलब प्रयोग करते थे वो देखते हैं। देखो वृषभ वैल, एक वैल मिला है वृषभ नाम का। हड़प्पा मोहर में वृषभ वैल की जानकारी मिल जाती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। फसलें, ये लोग फसलें का काम कैसे करते थे, देखो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पे रहने वाले जो लोग थे वो कृषि करते थे
तथा गेहूं, जौ, दाल, चना, ठीक है, सफेद चना, बाजरा, चावल सभी उगाते थे। हल तो इतिहासकारों को चोलिस्तान, पाकिस्तान और बनावली जो हरियाणा है वहाँ में से मिट्टी के बने कुछ हल के प्रारूप मिले, ठीक है, मिट्टी से बने वो कुछ हल मिले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल का प्रयोग होता था। जुते हुए खेत, कालीबंगन, ठीक है, राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, जहां अनुमान लगाया गया इतिहासकारों द्वारा कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। औजार, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर, फलकों का प्रयोग करते थे कटाई के लिए। सिंचाई, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर के पानी को लाया जाता था। अफगानिस्तान में एक जगह है सोतुगई, सोतुगई से नहरों का कुछ सबूत मिला है। जलाशय, कुछ स्थानों पर कुएं से भी पानी लाया जाता था। धोलावीरा जो जगह है वहां में हमें जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं। शायद इनका उपयोग जो है वो कृषि करने के लिए करते हो, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 जो है ना ये हमारा समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 बहुत ईजी था। यहाँ मैंने आपका इतिहास शुरू कर दिया। क्लास 12 का जो हमारा इतिहास है वो शुरू हो चुका है और हमारा न्यू कोर्स चलेगा 12 चैप्टर तक, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेन था वो 2600 से चला। मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूँ। देखो, ईसापुर 2600 ईसापुर से मैं आपको फिर बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950 तक का चलेगा हमारा ये पूरा सफर। और तीनों बुक में जो समय सीमा है ना वो 2600 ईसा पूर्व से 26 जनवरी 1950 तक का ही समय सीमा है। मैंने तीनों बुक को देखा, तीनों बुक में जो समय सीमा है आपकी यही है। इसके बीच का ही कहानी बताया गया है तीनों बुक के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो देखो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था बेल आइकन पर क्लिक करके। बिल्कुल आप बिना सब्सक्राइब करे जाओगे तो आप अपने आप को भी धोखा दे सकते हो, है ना। और लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लाइक जो है आपके ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब आपको करना ही है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा। न्यू कोर्स शुरू हो चुका है तो आपको कैसा लगा न्यू कोर्स, ठीक है। तभी आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई डाउट हो, कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या सीधा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।